वेलकम फ्रेंड्स। तो एक बार फिर हम रैपिड फायर सेशन में आपके साथ जुड़े हैं। जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट पे आज क्वेश्चंस होंगे जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ओके, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जियोग्राफी पे यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंट पे 20 क्वेश्चन, देन पॉलिटी पे 10 और 10 जो है हिस्ट्री पे हुए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, पॉलिटी और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस, ये मैंने इस बार मॉडरेट से टफ की तरफ हमने इस पर बनाए हैं क्वेश्चन। तो हो सकता है आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाए। आप कहते हो इजी है, तो आज थोड़ा सा मैंने लेवल इसको बढ़ाया है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक का लेवल थोड़ा हाई रखा है। बाकी वही लेवल है JK SSB का, फर्स्ट से 30 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे ईच क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज सेलाइन। तो राजस्थान में कौन सी लेक है जो सेलाइन है, ठीक है, जिसका पानी नमकीन है। तो ये है आपकी, इसका आंसर है सांबर लेक। ओके, ये राजस्थान में है और ये सेलाइन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द जूम कल्टिवेशन इन इंडिया। जूम कल्टिवेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसके रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू। ओके, तो इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम, it is referred to as slash or burn technique, and the third one is in it the fertility is exhausted in few years. तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट राइट हैं इसकी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज़ एट। तो सबसे पुरानी जो ऑयल की रिफाइनरी है इंडिया के अंदर, वो कौन सी है और कहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है दिबगोई, असम के अंदर सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी। ओके, द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर। सलाल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है। सलाल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है, जल्दी से आंसर करें। तो ये है चिनाब रिवर पे। ओके, तो ये आपके लिए एक हिसाब से प्रैक्टिस सेट है, और थोड़ा रैपिड फायर इसलिए है क्योंकि हम थोड़ा क्विकली इसको कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि क्विक रिवीजन सेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन वाला सेशन हमें चाहिए, क्विक रिवीजन, तो उस पर भी 1-2 वीडियो आ सकती हैं अगर आप कमेंट करके कहेंगे। नहीं तो रैपिड फायर ही चलेंगे, अब फायरिंग ही चल रही है, हालात ख़राब है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया की कौन सी स्टेट है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान। ओके, इंडिया का नक्शा आप देखो ना, तो राजस्थान आपको दिखेगा, उसका बॉर्डर जो है ज़्यादा अटैच है, इंटरनेशनल बॉर्डर ज़्यादा है। तो ये जो LOC है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं ना, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। द आउटर रेंज ऑफ विच माउंटेन इज़ नोन एज शिवालिक। कौन सी माउंटेन की आउटर रेंज को शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक आप समझ गए होंगे, तो ये हिमालय की आउटर रेंज को कहा जाता है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें जल्दी से। डक्कन प्लेट्यू इज़ फॉर्म मेनली फ्रॉम, ठीक है, डक्कन प्लेट्यू कौन से राख से बना है मेनली, कौन से राख डक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हैं आपके इग्नस राख। ओके, अगर आपको हिमालय एरिया में पूछा जाए कौन से राख पाए जाते हैं नॉर्थन एरिया में, तो सेडिमेंट्री राख आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इग्नस राख जो है डक्कन प्लेट्यू वगैरह में एरिया में पाए जाते हैं, साउथन एरिया में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिडुअल माउंटेन इन इंडिया। रेसिडुअल माउंटेन कौन सी माउंटेन को कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। द राइट आंसर इज अरावलीज को कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 9, मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड। मैनग्रोव वेजिटेशन जो है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है आपकी वेस्ट बंगाल में, सुंदरबंस में, ठीक है, वेस्ट बंगाल सुंदरबन मैनग्रोव वेजिटेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी का। तो अभी मैं बता दूं, पहले 10 क्वेश्चन जियोग्राफी पे थे, मैं बताना भूल गया। आपको वैसे लग ही गया होगा जियोग्राफी के, इतना तो लग ही गया, इतना नहीं लगा तो फिर क्या लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। थोड़ी सी नींद आई तभी आवाज़ मेरी ढीली है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का। तो ये है आपका 82.5। ओके, 82.5।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो गया है? ये आपका इन्वायरमेंट आ गया। द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज, तो फूड चेन का एंड पे क्या होना चाहिए? फूड चेन पे एंड पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं या तो प्रेडिटर होगा तो ज़्यादातर डिकम्पोजर ही हो जाए, ताकि चैन बनी रहे। चैन बनी रहे तभी डिकम्पोजर इसका आंसर रहेगा। जैसे कि सपोज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, जैसे कि आपने बायोटिक कंपोनेंट में देखा है। तो इस तरह से फूड चैन बनती है। आप कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स को, जैसे ग्रास को गोट ने खाया, गोट को टाइगर ने खाया, आप होगे यहाँ पर डिकम्पोजर नहीं है, लेकिन डिकम्पोजर यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से टाइगर जो है जब मर के डिकम्पोज, उसको कौन करता है? डिकम्पोजर्स। तो फिर साइल फर्टाइल होती है उसी के मिनरल से, तो फिर से ग्रास पैदा होते हैं। तो ये चलता रहता है सिस्टम, इसीलिए एंड पे डिकम्पोजर ही आता है क्वेश्चन 11 का आंसर। क्वेश्चन 12 का, द अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। अपराइट पैरामिड इस तरह के बनते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम को अगर आप पैरामिड बनाओगे तो थोड़ा सा उल्टा हो गया ऐसे, तो इसको हम कहते हैं अपराइट। ठीक है, तो दूसरा जो होता है इन्वर्टेड, अगर इसको उल्टा कर दें तो अपराइट पैरामीटर ऑफ नंबर एब्सेंट, अपराइट नहीं होता कौन से इकोसिस्टम में? तो ये आपकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नहीं होता। फॉरेस्ट में क्या होता है? एक ट्री होता है, सपोज एक ट्री है, ट्री में इसका नंबर अगर आप देखो तो एक है, सपोज नंबर का अगर इकोसिस्टम देखें एक है, अगर इसके ऊपर बर्ड बैठे हैं तो बर्ड उससे ज़्यादा होंगे तो पैरामिड उल्टा बनेगा। हर एक बर्ड पे 10-10 भी पैरासाइट हैं तो वो उससे ज़्यादा होंगे, तो इस तरह का इन्वर्टेड देखने को मिलेगा आपको पैरामिड। नंबर का पूछ रहे हैं ना, देखो नंबर, तो नंबर फॉरेस्ट में एक ट्री से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ट्री पे बर्ड्स, एक ट्री पे एक से ज़्यादा ही बर्ड डेफिनेटली फीड करेंगे। बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट, जो बर्ड के हर एक बर्ड पे एक से ज़्यादा पैरासाइट होंगे, 10-20-50। तो इस तरह से इन्वर्टेड बनता है। आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या बात चल रही है। विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन आपको मैंने बताया था जो लिविंग से स्टार्ट होता है, ग्रासेस से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं उसमें। तो जैसे कि ग्रास आ गया, ठीक है, ग्रास होपर आ गया। उसके बाद हम कह सकते हैं फ्रॉग, स्नेक, हॉक, या हम कह सकते हैं ग्रास, गोट, टाइगर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है? बीच वाला जो लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जो सब ग्रास के बाद यानी प्रोड्यूसर के बाद जो सबसे पहला कंज्यूमर होता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, फूड चेन अगर लंबी है तो पहला हो गया प्रोड्यूसर, इसके बाद जो आएगा ना उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, तो जो ग्रास को खाता है, तो ग्रास को यहाँ पर कौन खाता है? काव और रैबिट, इसका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन 30 का आंसर काव एंड रैबिट है। वेरी गुड। तो विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्लांट मैटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन से एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है। प्लांट खाने वालों को हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, जो एनिमल ईटर होते हैं, एनिमल ईटर, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर जो बोथ प्लांट एंड एनिमल को खा सकते हो। ठीक है, इंसेक्ट को खाने वाले इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। Which of the following can act as pioneer species in a xeroch succession? आपको मैं बता दूं, इसका आंसर आप पहले कर दो फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशन बताता हूँ थोड़ी सी। आपको पता है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो दो तरह का मेजरली होता है। एक होता है आपका हाइड्रोसेयर, हाइड्रोच भी कह सकते हो, हाइड्रोसेयर भी। दूसरा होता है जीरोच या जीरोसेयर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब था वाटर, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वाटर, और इकोलॉजी जीरो का मतलब है ड्राई लैंड, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन ड्राई लैंड या बेयर लैंड या रॉक्स, तो इसको जीरो सेयर कहते हैं। तो जो रॉक्स या ड्राई लैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होती है वो उसका सबसे पहला जो पायनियर होता है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लाइकन होता है, लाइकन से स्टार्ट होती है। लाइकन के बाद मॉसिस, जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद ग्रास के बाद श्रब के बाद हरब के बाद ट्रीज। इस तरह से चलता है किसके अंदर? जीरोच सक्सेशन के अंदर। क्वेश्चन 16 का आंसर करें। द नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस्ड पर 1000 इंडिविजुअल इज कॉल्ड। जो 1000 लोगों जो इंडिविजुअल्स पे जो बच्चे पैदा होते हैं, ये सिंपली पूछा जा रहा है आपको बर्थ रेट। तो इतना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन समझना है। बर्थ रेट क्या कहते हैं? तो बर्थ रेट को आप नेटलिटी कहते हैं। ठीक है, मोर्टलिटी जो है डेथ रेट को कहते हैं। इमिग्रेशन कहते हैं जब ये अंदर आ जाए, बाहर की कंट्री से कोई बंदा अंदर आ जाए, बाहर से अंदर। और इमिग्रेशन कहते हैं जो बाहर चला जाए, आउट है।
16 हो गया। 17 का आंसर करें जल्दी से। द ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू इक्वल, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट इज कॉल्ड। इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट, तो देखो जितने बच्चे पैदा हुए उतने ही की डेथ होगी, तो उसको ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहा जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। द स्टडी ऑफ ट्रेंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज कॉल्ड। तो ये जो ट्रेंड बताया था ह्यूमन पॉपुलेशन का, इसकी जो पूरी स्टडी है इसको कौन सी साइंस कहती है, और फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन है उसकी, तो वो बताई जाती है आपको डेमोग्राफी में। ठीक है, इकोनॉमी में सिलेबस मेंशन भी है, डेमोग्राफी सिलेबस में, ईवीएस में भी ये टॉपिक आता है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ लेड टू, अगर फॉरेस्ट काटोगे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। साइल इरोजन ऑफ फर्टाइल सेल, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ हैबिटेट प्लांट, वेरी गुड। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द वो होना चाहिए। yes, okay. Question 20, what are the consequences of excessive mining in an area। अगर किसी एरिया में ज़्यादा माइनिंग करोगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट रहेंगे, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे माइनिंग ज़्यादा करने से। एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली तीनों सही ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर में भी। यस, ओके। बायोगैस कंटेन्स मैनली, बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या चीज़, कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, और हाइड्रोजन भी पाई जाती है बायोगैस में, बट मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है इन प्लांट के अंदर। फूड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बनता है, इससे फूड बनता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो फूड ही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट फूड के अलावा भी होते हैं जिसको हम बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या सिंपली प्रोडक्ट, तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना तो खाना बनता है, तो फिर खाना बनने के बाद ऑक्सीजन छोड़ देते हैं प्लांट। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम साइट टाइम रेफर टू, तो एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पर रहते हैं एक ही टाइम में, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गैसियस बायोकेमिकल साइकिल। आपको पता है बायोकेमिकल साइकिल बहुत सारी हैं, आपने पढ़ी होंगी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो नाइट्रोजन गैसियस साइकिल है, कार्बन गैसियस है, सल्फोरस भी गैसियस है, लेकिन फास्फोरस साइकिल जो है गैसियस साइकिल नहीं है। ये रॉक जो होते हैं ना, फॉस्फेट रॉक्स, उनसे स्टार्ट होती है। फॉस्फेट रॉक की वीदरिंग होने के बाद फिर उससे मिट्टी बनती है, साइल से प्लांट पैदा होते हैं, प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल को मरते हैं, फॉसिल बनते हैं, फिर वापस में मिट्टी में आते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलती है, इसको फास्फोरस साइकिल कहते हैं। ये गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है। ठीक है, 25 का आंसर करें जल्दी से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी टू अवॉइड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए कौन सा स्टेप सबसे ज़रूरी है इनमें से। इंडस्ट्री शुड बी क्लोज, तो ये हो नहीं सकता। डोंट अलो न्यू इंडस्ट्री यूनिट, तो ये भी नहीं है, डेवलपमेंट कम हो जाएगी। इंडस्ट्री शुड ट्रीट ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाई इट बिफोर डिस्पोजल, ये लग रहा है सही। इंडस्ट्री शुड बी शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेट, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है आंसर हुआ सी। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 25 का आंसर है सी। ठीक है, वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले ट्रीट करना चाहिए, तो ये एक परफेक्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 26, विच नेशनल पार्क इज़ कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है, तो वो है आपकी यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क, जो ले में है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, इतनी बड़ी। और हेमिस नेशनल पार्क में आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ खास पाई जाती है, स्नो लिपर्ड। डच्ची गांव में आपका कश्मीर स्टैग जो है, कश्मीर स्टैग जिसको हंगूल कहते हैं, डच्ची गांव में पाया जाता है, श्रीनगर में। आई थिंक श्रीनगर में है, कश्मीर के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में तो है, श्रीनगर में ही होगी। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड लॉन्च। तो स्नो लिपर्ड की बात चल रही थी, अभी आ गया। एक जम्मू एंड कश्मीर की इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 2009 में आपको बता दूं स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है आपको। स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट was launched in 2009। नरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। तो नरहोल जो नेशनल पार्क है, जो इसको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके कर्नाटका में। नेशनल पार्क से मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो बनी हुई है, अभी जाकर देख लो। नेशनल पार्क से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट में आप जाएं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको इन्वायरमेंट स्टडीज़ पे क्वेश्चन वीडियोज़ मिलेंगी, वहाँ आप वो ज़रूर देखें। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज़ इन कौन सी स्टेट में है इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी? तो ये आपकी रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाई जाती है इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी। ओके, विच इज़ द ओनली नेशनल पार्क वेयर एशियाटिक लायंस कैन बी सीन। तो ये इंपॉर्टेंट बनती है नेशनल पार्क, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क जहाँ पर एशिया के जो लायंस हैं वो पाए जाते हैं। तो ये है आपकी गिर नेशनल पार्क एंड सासन गिर नेशनल पार्क। तो गिर आप याद रखें, गिर जो है नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? गुजरात में। जी से गिर, जी से गुजरात, गुजरात गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और एशियाटिक लाइन पाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब आप मुझे जल्दी से बताएं, क्वेश्चन 31 शुरू हो गया, कौन से सब्जेक्ट पे आप 10 क्वेश्चन आने वाले हैं? तो पहले ही पता चल गया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर पॉलिटी से। अब 10 क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब थोड़े से लेवल इसको मॉडरेट टू हाई करने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। इनमें से कौन सी रिट हैं फॉलोइंग में से जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उठाई जाती हैं रिट? तो ये इसका राइट आंसर है यहाँ देखो, प्रोहिबिशन तो नहीं हो सकता, ये जुडिशरी के खिलाफ ये रिट उठाई जाती है। कोर्ट इसको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है। तो ये इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो सर्टेटोरी एंड मैंडेमस, तो ये इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। ये मैंने एलिमिनेशन, मैंने ट्रिक ये पढ़ी नहीं है, काफ़ी अर्सा हो गया इसको। रीट्स को पोल्ट्री पढ़ी काफ़ी अर्से से मैंने छोड़ी है, थोड़ी बहुत वीडियो में पढ़ी है जो आपको पढ़ाई है। तो मैं वैसे देखो एलिमिनेशन से मैं लगा रहा था, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया था प्रोहिबिशन, तो इसका आंसर वैसे देख भी लेते हैं। तो इसका आंसर यही है, मेंशन है यहाँ पर, बी इसका आंसर है। प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशरी एंड कोसी जुडिस। देखो जुडिशरी है जो केस में इशू होती है, तो प्रोहिबिशन 3 ऑप्शन में था, इसलिए राइट आंसर सेकंड था। एलिमिनेशन का मेथड यार एक चीज़ बता दूँ, JK SSB है, अगर सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, मेरे जो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट होते हैं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली देता हूँ, और आपको उनमें से अगर मैं 50 क्वेश्चन देता हूँ 45 तक आपको आते होते हैं, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली देता हूँ, मिसलिनियस टॉपिक नहीं लेता। JK SSB मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इतने पूरा सिलेबस भी पढ़ लो फिर भी नहीं, वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। काफ़ी ऐसे पढ़ते हो आँखों के आगे से गुजरे कुछ क्वेश्चन, तो वो कहीं आ गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है आपका वहाँ पर दिमाग चल गया एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन तभी, वो 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक्स से नहीं आते, PDF सिलेबस से नहीं आते, तो वो आपको कैसे करने हैं? वो एलिमिनेशन मेथड होता है, थोड़ा सेंस लगाना, ऑप्शन से निकालना, समझदारी करना, वो वहाँ पर समझदारी आपको पास कराएगी। ज़्यादा पढ़ने से भी उतना नहीं होता, पढ़ के भी नहीं होते कुछ लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर फेडरल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल फीचर है वो कौन सा है इनमें से? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं, थोड़े से मैंने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन इस पर रखे हुए हैं। तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तीनों फीचर जो है फेडरल सिस्टम के फेडरल फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम होगा, सबसे ज़्यादा कानून को माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड टफ हार्ड होगा, इसमें ऐसे चेंज वेंज ऐसे आसानी से नहीं लाया जा सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो ये फेडरल सिस्टम की करैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आप आंसर कर दें जनाब। जो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सही लग रहा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ये आंसर भी बोलो नहीं सही लग रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि सारी यूनियन टेरिटरीज में विलेज नहीं होते और सबकी यूनियन टेरिटरीज के बंदों के वोट नहीं लगेंगे।
तो यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर इसका फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ गया, ये सी इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी दिल्ली एंड पौडीचेरी ओनली, ठीक है। आपको बता दूँ जैसे कि बताया है कि यूनियन टेरिटरीज़ के भी मेंबर्स, लेकिन सिर्फ दिल्ली और पौडीचेरी के ही मेंबर इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर के भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। सही लग रहा है मेरे ख्याल से, आपको क्या लग रहा है? अ मनी बिल इज आल्सो फाइनेंशियल बिल। आप खुद बता दें इसके बारे में। ऑल फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका आंसर आप जल्दी से करें। तो इसका आंसर है बी, 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मनी बिल के रिलेटेड। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पर रॉन्ग है कि फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। द फर्स्ट पर्सन टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो पहला बंदा कौन सा था जो उसको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको इंड्यूस्ड उसको रखा गया था, तो वो थे आपके सचिंद्रनंद सेना। ओके, 36 का आंसर कर दें जनाब जल्दी से। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वर एडिड by 22nd अमेंडमेंट एक्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ टर्म्स ऐड की गई थी वर्ड, तो वो कौन से थे? प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। तो इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी प्रियम्बल ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, और प्रियम्बल में कुछ वर्ड ऐड किए गए जैसे कि सोशलिस्ट जैसे वर्ड ऐड किए गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 विच केस डिटरमाइन दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस के बाद ये तय हो गया था कि भाई प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंटीग्रल पार्ट है और इसको अमेंड नहीं किया जाएगा, ये अनअमेंडेबल रहेगा। तो ये इंटीग्रल पार्ट प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना, ये कौन से केस के बाद हुआ था? तो ये हुआ था आपका केशवानंदा भारती केस के बाद। ओके, बी आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट बताएं जी। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन ऑलरेडी, ठीक है। नई स्टेट्स को ऐड करना आर्टिकल 2 कह रहा है। क्या ऐसा है? आर्टिकल 3 कह रहा है गिव द पावर टू गवर्नमेंट था गवर्नमेंट चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो बाउंड्री स्टेट की चेंज करने का आर्डर चेंज कर सकती हैं आर्टिकल 3 के अंदर, ऐसा है। तो जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट। तो ये दोनों बात ठीक हैं। फर्स्ट में नई स्टेट को ऐड किया जाता है और सेकंड में एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, नाम और बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर करेक्टली मैच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या 324 आर्टिकल के अंदर मेंशन है? यस। फाइनेंस कमीशन क्या 280 के अंदर मेंशन है? यस। नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो है आर्टिकल 22 के अंदर, तो हो ही नहीं सकता। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल के अंदर है कि नहीं? जल्दी करें। अगर सपोज आपको ये नहीं आता, देखो आपको एक क्वेश्चन पता चल गया कि भाई ये रॉन्ग है, तो उसका मतलब इधर जिसमें 3 आपको दिखे तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऐसे मैं बता दूं, एलिमिनेट हो गया। तो इसमें 3 किसी में नहीं, ये नहीं एलिमिनेट हो गया। आपको ये दिख रहा है सही है फर्स्ट, तो आपको क्या ढूंढना है? करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट तो है ही है, उसका मतलब जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है वो बाहर गया, ये हो नहीं सकता आंसर। तो इन दोनों में है। अगर आपको सेकंड भी पता चल गया करेक्ट है, उसका तो आंसर मिल गया। इसमें सेकंड है नहीं, इसका मतलब बी ही आंसर है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ये इस तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है। और एक ऑप्शन भी है, उसको भी ट्राई करो, लेकिन जल्दी जल्दी में ट्राई करना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो ने जब तक वो ऑफिस में है तो चेयरमैन बनेगा, जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तो चेयरमैन रहेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वीडियो लंबी जा रही, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन आगे हिस्ट्री पे।
पॉलिटी पे 10 क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा था मॉडरेट से हाई तक हो सकते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर, अब थोड़े इजी रहेंगे, इजी टू मॉडरेट की तरफ रहेंगे। हिस्ट्री पे 10 क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडरी लाइन्स वाज, इंडिया का पहला रूलर कौन सा था जिसने सब्सिडरी लाइन्स, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी लाइन्स? लॉर्ड वेलेस्ली। तो पहला कौन था वो रूलर जिसने ज्वाइन किया था? वो था आपका निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आई थिंक देख लेते हैं एक बार, मुझे ये लग रहा है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आंसर मैंने रखे हुए हैं, कई बार वीडियोस में आंसर गलत हो गए जल्दबाजी में, तो इसलिए मैं इस पर आंसर साथ रखता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग लेडीज रोट द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑन द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में कौन सी ऐसी औरत थी जो मतलब लिखती भी थी, राइटर थी, और एक ख़ास चीज़ भी लिखी थी उन्होंने, वो एक बुक भी लिखी थी, बायोग्राफी आई थिंक हुमायूं की। तो ये थी गुलबदाम बेगम। गुलबदाम बेगम, मुगल दौर की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 का रिवॉल्ट आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो वीडियो मेरी हिस्ट्री में की मॉडर्न हिस्ट्री पे 7 वीडियो में पूरी कवर की हुई है, बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अदरवाइज आपको बताना है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन सी एरिया नहीं इफेक्ट हुआ था? चित्तौड़। तो बाकी तीनों एरियाज इफेक्टेड थे। चित्तौड़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द कैपिटल ऑफ द किंगडम महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की किंगडम का कैपिटल कौन सी जगह थी? छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बाय द वे आपको नहीं आ रहा है देखो, आप छोड़ना नहीं है, 50-50 है तब भी आंसर कर दो। पटियाला और ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, आपके पास 50-50 पहले आंसर आ गया। मोस्टली आपको आता होगा कि भाई लाहौर है, अगर नहीं आता है तो फिर भी 50-50 में आंसर कर दिया करो, कोई मसला नहीं है। who among the following were founder of the Hindu Mazdoor Sabha established in 1948? 1948 में हिंदू मजदूर सभा बनी थी, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे, जल्दी से बताएं, तो उसके फाउंडर थे आपके, यहाँ पर ए ऑप्शन में एक्चुअल में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको मैं बता दूं बी, सी और डी में से आंसर देना है, तो डी इसका राइट आंसर है। अशोक मेहता, टी.एस. रानुजनम एंड जी मेहता। तो हिंद मजदूर सभा जो है, हिंद मजदूर सभा, वो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजा और जी मेहता ने बनाई थी। द वर्ड, ये बहुत बार आपने सुना होगा, वुड्स डिस्पैच ऑफ, ये जो एक्ट था 1854 का, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सबको पता होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन में एजुकेशन क्या है इधर? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन इंडिया, ऐसा है कि नहीं है? नहीं। तो इसका ये है सम ऑफ द ये यूनिवर्सिटीज़, तो ये आपको पता है एजुकेशन के रिलेटेड है, तो यूनिवर्सिटी की सेटिंग, यूनिवर्सिटी बनी थी आपको पता है इस दौर में, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान, ये खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री ऑन ईस्ट कोस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो इसका राइट आंसर है मसूलीपट्टनम। ओके, अब बोलोगे सूरत है तो बस मैसेज में एकदम पड़ेगी गालियाँ कि जनाब होश करो, कौन से नशे करते हो, ये है वो है। कोई नशा नहीं करता भाई, मछलीपट्टनम है, क्योंकि ईस्ट कास्ट एरिया की बात चल रही है। अगर सिर्फ कहा कि फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी बनाई, वो सूरत कहाँ बनाई? सूरत में, लेकिन ईस्ट कास्ट एरिया में जो फर्स्ट कंपनी बनाई थी वो मछलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, सूरत में भी बनी है और मछलीपट्टनम में भी, तो इस पे इसका आंसर क्वेश्चन का मछलीपट्टनम है। ठीक है, एकदम से आप जोश में आ जाते हो, कभी आप थैंक यू वगैरह नहीं करते, बस एक गलती हो जाए तो उसको नहीं छोड़ते, उस पर कमेंट करना भाई, चाहे आप लेट हो टाइम हो ना हो। इन विच पैक्ट warm relations were established between extremist and moderate the two groups of the Indian National Congress? Indian National Congress 1907 में सूरत स्प्लिट के दौरान टूट गई थी दो पार्ट में, फिर वापस से कब जुड़ी थी? दो पार्ट के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो ये वापस जुड़े थे लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। ये लखनऊ पैक्ट के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जुड़ गई थी, इसके दो पार्ट भी जुड़े और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर गए थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग रहे थे। और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपको हो तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंट्रिक है। ठीक है,
तो आपको ये याद रखना है। तो दीज आर 50 क्वेश्चंस। इस वीडियो बड़ी मेहनत लगी है। लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करके जाएं और कमेंट करके बताएं कि क्विक रिवीजन चाहिए है, इस तरह के रैपिड सेशन चाहिए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें PDF के लिए।